नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 13 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, और जो लोग नहीं बना रहे अभी से शुरू कर दें। और बाकी साथ ही साथ जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, ताकि जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो आपके पीडीएफ में नहीं मेंशन है, उनको भी साथ में लिखते हुए चलिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया है। तो ये तीसरा सत्र था, ठीक है, किसका? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। कहाँ किया है दोस्तों? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय मंच है उसका ये तीसरा संस्करण था, इसका उद्घाटन किया है। अगर हम इस तीसरे सत्र की बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो ये जो तीसरे सत्र की मुख्य थीम है, बदलती जलवायु में स्थानीय स्तर पर मजबूती सुनिश्चित करना। ठीक है, ये थीम थी जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, ये जो आयोजन किया गया है, ये जो राष्ट्रीय मंच था, इस दौरान जो है उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री जी को देखा जाए तो इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विजेताओं का भी अभिनंदन किया है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात किया था कि सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। ये देखिए किसे इस साल का दिया गया है, 2023 का। तो जो पुरस्कार विजेता है वो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। और दूसरा कौन था दोस्तों? ये है, देखा जाए, ये फायर स्टेशन है। कहाँ का? मिजोरम का। क्या नाम है? लुंगलेई फायर स्टेशन। तो इन्होंने जो है इस साल 2023 का, ठीक है, आपदा प्रबंधन जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। और यहाँ पे जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरे सत्र का आयोजन प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया, उस दौरान उन्होंने इन विजेताओं का भी संबोधन किया, अभिनंदन किया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति चैन और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति चैन और दूसरा समझौता क्या है? नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करके आंसर दे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में सेमीकंडक्टर आपूर्ति चैन को लेकर के समझौता हुआ है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक देखिए संवाद हुआ है अभी हाल ही में, जिसका नाम है वाणिज्यिक संवाद। ठीक है, इसी संवाद के बीच में इन दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ है, किसको लेकर के? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पे बात करें, ये जो समझौता हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस समझौते जो किए गए हैं किसके किसके बीच में? तो भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और अमेरिका की जो वाणिज्य मंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है जीना रायमोंडो, इनके बीच में ये नई दिल्ली में जो है ये समझौते पर समझौता ज्ञापन किया गया है। समझौते का बेसिकली उद्देश्य क्या है इस समझौते ज्ञापन का? तो ध्यान रखिएगा, यूएस के चिप्स और विज्ञान अधिनियम और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के मद्देनजर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन और विविधीकरण पर दोनों सरकारों के बीच एक सहयोगी तंत्र स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। और ओवरऑल जो है उद्देश्य देखा जाए तो सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के माध्यम से दोनों देशों की पूरक ताकत का लाभ उठाना और सेमीकंडक्टर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के वाणिज्यिक अवसरों और विकास को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो ये जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति चैन से संबंधित जो समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाणिज्य के संवाद हुआ है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखा जाए, ये जो हाल ही में देखा जाए, ये भारत और अमेरिका के बीच में पांचवी, ध्यान रखिएगा, ये पांचवी वाणिज्य की वार्ता जो बैठक हुई है ये नई दिल्ली में हुई है। और इसी बैठक के बाद जो है इन दोनों देशों के बीच में ये समझौता किया गया था। इस बैठक में भी देखिए किसने भाग लिया? तो भारत के जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, जिनका नाम है पीयूष गोयल, और अमेरिका वाणिज्य सचिव है जीना रायमोंडो, इन्होंने भाग लिया। बेसिकली अगर देखा जाए पांचवी वाणिज्य की वार्ता बैठक का उद्देश्य क्या था? तो व्यापार, जो दोनों देशों के बीच व्यापार है, उन व्यापार को सुविधाजनक बनाना
और देखा जाए आर्थिक क्षेत्रों में एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश के अवसरों को अधिकतम करना। ठीक है, यही क्या था इन दोनों देशों का जो ये वाणिज्यिक संवाद था, जो वाणिज्यिक वार्ता था, उसका ये बेसिकली उद्देश्य था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि दो चीजें हमें यहाँ पे देखने की मिली। एक तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है 5वीं वाणिज्यिक संवाद वार्ता हुई है नई दिल्ली में, और फिर हमने ये भी देखा कि इन्हीं दोनों देशों के बीच में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार यानी कि इन्वेंशन पार्टनरशिप को लेकर के भी समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसके, ये भी देख लीजिए जो अंतिम जो वार्ता, चूंकि 5वीं वार्ता थी, अंतिम जो वाणिज्यिक वार्ता हुई थी यानी कि चौथी, ये फरवरी 2019 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जो है ये किस देश के दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये कतर के। ठीक है, कतर देखा जाए, कतर के ये अरब कंट्री है और यहाँ के ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो कतर के जो वर्तमान अमीर है जिनका नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, उन्होंने वहां के जो विदेश मंत्री थे जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये सारे डिसीजन तब लिए गए जो वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि यहाँ पे जो उप प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद को नियुक्त करने का निर्णय क्या था अमीर के द्वारा, क्यों था? क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद वहां के यानी कि कतर के अमीर जिनका नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, उन्होंने वहां के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, यहाँ पे शेख खालिद की बात करें तो जनवरी 2020 में कतर के प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये देखिए अरब देश का, ये अरब नेशन है कतर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है, पर्सियन गल्फ है और इसी में ये जो है देश स्थित है कतर। ठीक है, कतर की सीमा मात्र सऊदी अरब से लगती है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे इसके पड़ोसी देखिए बहरीन है, यूएई, लेकिन सीमा साझा नहीं करता है। बाकी ये देखा जाए पर्सियन गल्फ में। और इसकी कैपिटल की बात की जाए दोस्तों तो दोहा है, और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल है। और यहाँ पे आप जो अमीर देख रहे हैं यहाँ पे कौन है? शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। ठीक है, तो ये यहाँ के जो है वर्तमान अमीर हैं। तो हमने क्या देखा? कतर देखा। आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस देश ने 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो ये 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक है जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है दोस्तों? थाईलैंड के द्वारा की गई। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई ये देश है थाईलैंड, और उसी के द्वारा ये 19वीं बैठक थी बिम्स्टेक की। ध्यान रखिएगा मंत्री स्तरीय बैठक थी। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ध्यान जो है 19वीं मंत्री स्तरीय जो बिम्स्टेक की बैठक थी उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? थाईलैंड के द्वारा की गई। और भारत की तरफ से इस बैठक में वर्चुअली रूप से कौन दोस्तों शामिल हुआ? तो यहाँ पे जो विदेश राज्य मंत्री है जिनका नाम है राजकुमार रंजन सिंह। राजकुमार रंजन सिंह जो है इस बैंकॉक में, जो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक में, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में वर्चुअली वो शामिल हुए। ठीक है, चूंकि अभी हाल ही में जो इसकी एक्चुअल बैठक यानी कि जो शिखर सम्मेलन होने वाला है बिम्स्टेक का, वो 6वां शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो इस शिखर सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाए जाएंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उसके बारे में ही पूरा एक तरीके से जो दस्तावेज तैयार किया गया, उस दस्तावेज को इस बैठक के दौरान जो मंत्री स्तरीय बैठक थी 19वीं, उसमें मंजूरी दी गई। जैसे कि यहाँ पे जो 6ठी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसमें प्रस्तुत करने के लिए कोर बिम्स्टेक कार्यक्रम, क्षेत्रीय बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के बाहरी संबंधों के लिए प्रक्रिया के नियमों सहित कई दस्तावेजों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए जो बिम्स्टेक है यहाँ पे बिम्स्टेक बैंकॉक वे, ठीक है, विजन 2023 को भी मंजूरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसी बैठक में। चूंकि बात करते हैं दोस्तों बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक का देखिए फुल फॉर्म क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल, ये जो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जो देश हैं इन्हीं के बीच में आपसी एक संगठन है, और ये देश आपस में कई तरह से जो है अपने बीच में संबंधों को मजबूती देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का निर्माण किए। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, जो कि एक उप क्षेत्रीय संगठन है, और इसका जो गठन किया गया था दोस्तों 1997 में किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। ठीक है, ये अस्तित्व में है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। वही बात की जाए इसमें 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य में से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और दक्षिण एशिया देश दोनों को मिला करके हैं, जिसमें से देखा जाए 5 सदस्य जो है वो साउथ एशिया के हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका।
वही बात करें जो साउथ ईस्ट एशिया नेशन की जो 2 देश हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, म्यांमार और थाईलैंड। तो ध्यान रखिएगा ये 7 देश में 5 जो है दक्षिण एशिया के हैं और 2 जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। स्थापना का उद्देश्य क्या था, बेसिकली इसको क्यों स्थापित किया गया, तो ये जो क्षेत्र है बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है, इसमें जो सदस्य जो देश हैं, इसके जो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए देश हैं, उस क्षेत्र में आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक जो है विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। सचिवालय की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जो सचिवालय है वो है ढाका, ठीक है, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। अब आप मुझे बताइए सार्क के बारे में, ठीक है, सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ और उसके साथ साथ ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन जो किया जाएगा कहां किया जाएगा, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। तो आज देखिए काफी ऑप्शंस हमें नई दिल्ली के मिल रहे हैं। तो देखिए ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है ये नवंबर में आयोजित किया जाएगा और इसका ये दूसरा संस्करण होगा जिसका आयोजन देखिए कहाँ होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, तो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है जो भारत सरकार का, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का। कहाँ पे दोस्तों, तो नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां पे, और ये 3 से लेकर के 5 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। इसकी बात करें वर्ल्ड फूड इंडिया की, तो इसके जो है इसके लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन जो किया जाएगा वो नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया। तो 2023 कौन सा है दोस्तों, ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, ठीक है, जिसको घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। इसी के साथ साथ अभी देखा जाए जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, इसने देखा जाए तो तमिलनाडु का जो मदुरै शहर है वहां पे द्विदिवसीय मोटा अनाज मेला सह प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मोटा अनाज मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन तमिलनाडु में भी कहा, मदुरै में किया गया, ठीक है। मंत्रालय कौन, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन किया है। देखिए दोस्तों इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, नई दिल्ली में किया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। इन्होंने नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। ये देखा जाए इसका जो आयोजन किया जा रहा है इसी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखिएगा 8 मार्च को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो मंत्रालय है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इसने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है और ये टूर्नामेंट ध्यान रखिएगा 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में कितने राज्य व शहर भाग ले रहे हैं, तो जो खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता है इसमें देश के 50 शहरों से अधिक स्थानों से लगभग 15,000 महिला एथलीट हिस्सा ले रही है, ठीक है। वही बात किया जाए इसमें कितने खेल शामिल हैं, तो इसमें 10 खेल शामिल किए गए हैं। टूर्नामेंट के उद्देश्य की बात किया जाए दोस्तों, तो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ महिला एथलीट को एक मंच प्रदान करना जो है ये इस टूर्नामेंट का उद्देश्य है। तो जितने भी जो राष्ट्रीय स्तर की, जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता में जो महिला एथलीट है जो भाग नहीं ले सकती हैं, उनको एक तरीके से क्या करना, एक मंच प्रदान करना, ठीक है। तो ये जो है 10 कदम प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है, ठीक है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में किस देश ने गोल्डन और सिल्वर पुरस्कार या स्टार पुरस्कार जीता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है भारत, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके में। तो ये जो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है, वो देखा जाए IBT, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है ITB होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बर्लिन 2023 में आयोजित किया गया है ये टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया है, ठीक है।
ये जो पुरस्कार जो दिया गया है भारत को, उसको किसने ग्रहण किया है भारत की तरफ से? तो जो सचिव है पर्यटन मंत्रालय के भारत सरकार की, जिनका नाम है श्री अरविंद सिंह, उन्होंने 8 मार्च को, देखिए आईटीबी बर्लिन में एक समारोह होता है 7 से लेकर के 9 मार्च के बीच में आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान जो है इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म की बात करें दोस्तों, टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड जो है ये हर वर्ष पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित श्रेणी में दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गोल्डन सिटी गेट है वो देशों, शहरों, क्षेत्रों और होटलों के लिए एक रचनात्मक बहुमीडिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और ये वार्षिक रूप से दिया जाता है, यानी कि हर साल इस पुरस्कार को दिया जाता है, इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये जो समारोह है, यानी कि ये वार्षिक पुरस्कार समारोह जो है ये आईटीबी बर्लिन में आयोजित होता है और दुनिया की एक प्रमुख पर्यटन व्यापार शो भी है। ठीक है, तो भारत ने जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 है, इसमें गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है किससे? इंडिया ने। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश ने बिल्लियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा, कि संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है? ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करने का प्रस्ताव किस देश के द्वारा दिया गया है? रूस है, अमेरिका है, भारत है या फिर चीन है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। भारत ने दिया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत जो है, जो बिग कैट्स हैं, यानी कि जो बड़ी बिल्लियां हैं, उनको क्या करना चाह रहा है? उसको संरक्षण देना चाह रहा है और उन्हीं की रक्षा के लिए जो है अपने नेतृत्व में, ठीक है, भारत अपने नेतृत्व में एक जो अलायंस की बात कर रहा है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसको लॉन्च करने का प्रस्ताव भारत ने दिया है अपने नेतृत्व में। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ आर्थिक जो है बात भी की गई है, जैसे धनराशि को भी देने की बात किया गया है भारत की तरफ से। भारत जो है इसने 100 मिलियन, ठीक है, जिसको हम 800 करोड़ रुपए से अधिक का ये राशि है, इस गारंटी वाली धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन भी दिया है कि ये जो बड़ी बिल्लियां हैं, जो बिग कैट्स हैं, इनके संरक्षण के लिए भारत समर्थन करेगा। इसके लिए भारत जो है 5 वर्षों में 100 मिलियन, जो कि 800 करोड़ रुपए है, ये भी भारत जो है समर्थन जो देगा, इस राशि का भी, धनराशि का भी। देखा जाए जो 7 प्रमुख बिल्ली हैं, ठीक है, इस अलायंस की बात करें तो इसमें जो है 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की बात किया जाए। कौन सी प्रमुख बिल्लियां? बाघ है, जिनको इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। एशियाटिक्स है, ये भी देखा जाए इंडेंजर्ड है। तेंदुआ वल्नरेबल है। हिम तेंदुआ, ये भी वल्नरेबल है। प्यूमा, ठीक है, लीस्ट कंसर्न है। जगुआर, ठीक है, नियर थ्रेटेंड है। वही चीता की बात किया जाए तो वल्नरेबल है। इनके संरक्षण की दिशा में जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये वर्क करेगा। अगर हम बात करें इस गठबंधन में, तो इस गठबंधन की जो सदस्यता है वो 7 प्रजातियों के हैबिटेट रेंज वाले जो 97 देश हैं, उन देशों के लिए खुला रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी जो कोई भी इच्छुक देश है, जो कोई भी इच्छुक राष्ट्र है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो भी क्या होगा, इस संगठन में शामिल हो सकेगा। ठीक है, अगर हम बात करें भारत ने देखें अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को लाया। ठीक है, अभी देखा जाए दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए। ठीक है, तो अभी जैसे ही भारत में इन चीतों को लाया गया, ठीक है, कौन से पार्क में लाया गया ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, किस पार्क में इन चीतों को लाया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है और नामीबिया से। तो जैसे ही भारत में जो चीतों का पुनर्वास हुआ है, भारत जो है दुनिया का ऐसा एकमात्र देश हो गया है जहां पे जंगलों में देखा जाए बाघ भी मिल रहे, शेर भी मिल रहे, तेंदुए भी मिल रहे, हिम तेंदुए मिल रहे और चिता, यानी कि देखा जाए 5 बिग कैट जो है वो भारत में मिल रही हैं। और इसके साथ ही भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है। सिर्फ अभी देखा जाए 2 बिग कैट्स नहीं है भारत में, एक प्यूमा, एक जगुआर। ठीक है, तो इनको छोड़ करके लगभग सभी बड़ी बिल्लियां जो है वो भारत में मौजूद हैं। ठीक है, और अभी देखा ही गया, अभी पुनर्वास हुआ है चीतों का। तो आप मुझे बताइए कि किस जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य में जो है और किस राज्य में वो स्थित है जिनको चीतों को लाया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस देश में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां की सेनाओं में महिलाएं भी भाग ले सकती हैं। ठीक है, उनको अनुमति दी गई है। किस देश में? तो ध्यान रखिएगा, ये साउथ अमेरिका का देश है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। तो यहाँ पे कोलंबिया में देखा जाए 25 वर्षों में ऐसा पहली बार है जब महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ साथ पिछले महीने की बात किया जाए फरवरी में, तो कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाएं जो है वो भर्ती की गई हैं, शामिल हुई हैं। अभी तक देखा जाए कोलंबिया में ऐसा था कि वहां पे सिर्फ पुरुष जो है शामिल हो सकते थे, वो भी किस आयु के? तो लंबे समय तक देखा जाए वहां से 18 से लेकर के जो 24 वर्ष तक के जो
पुरुष थे वो क्या थे, वही अनिवार्य रूप से, और ध्यान रखिएगा उनको अनिवार्य रूप से सेवा में जो है सेवा का नियम वहां पे जारी किया गया था। लेकिन अब जाकर के नियम में थोड़ा संशोधन किया गया, तो अधिकारियों ने देखा जाए इस वर्ष जो समान आयु यानी कि 18 से लेकर के जो 24 वर्ष तक की महिलाएं वो स्वेच्छा से, ध्यान रखिएगा पुरुषों के लिए अनिवार्य है, महिलाओं के लिए स्वेच्छा से वो सेना में शामिल हो सकती हैं। तो इसकी अनुमति दी गई है कोलंबिया में। जैसा कि मैंने बोला कोलंबिया देखिए ये साउथ अमेरिका का देश है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलंबिया। ध्यान रखिएगा कोलंबिया की जो सीमा है वो कैरेबियन सी से और पैसिफिक ओशन दोनों से लग रही है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कोलंबिया की बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो सीमा है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर सामुद्रिक सीमा देखा जाए तो कैरेबियन सी जो कि अटलांटिक ओशन का भाग है, और ये पैसिफिक ओशन से भी लग रहा है इसका वेस्ट पार्ट। अगर हम कंट्रीज देखें तो देखिए नॉर्थ पनामा, फिर वेनेजुएला, फिर ब्राजील, फिर पेरू और इक्वाडोर से ये अपनी सीमा को साझा करता है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी देखिए क्या है, बोगोटो। ठीक है, बोगोटा जो है वो यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी की बात किया जाए तो पेसो जो है वो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति की बात किया जाए तो गुस्तावो पेट्रो जो है वो यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये था हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोगों ने 2 इंटरनेशनल मैप देखा, तो जो भी कोई कंट्री थोड़ा सा चर्चा में है वो आप देख लीजिए। चलिए और हम अपने यहाँ पे लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये जो है इंडियन फार्मा फेयर के 8वां संस्करण होने वाला है, जिसकी मेजबानी देखिए गुजरात कर रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। दोस्तों करेक्ट आंसर ये है उत्तर प्रदेश, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो 2023 में इसी महीने देखा जाए तो इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, ये जो होने वाला है, ये जो फेयर होने वाला है ये 8वां संस्करण है, और ये विदेशिव, ठीक है, विदेशिव बिजनेस मीडिया के इंडियन फार्मा के 8वें संस्करण का ये 17 से लेकर के 18 मार्च तक होगा। कहाँ दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस फेयर की बात किया जाए तो ये देखिए ध्यान रखिएगा फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, फार्मुलेशन उद्योग में सबसे अधिक रुझान और प्रौद्योगिकी पेश करेगा। ठीक है, यह देखा जाए इसमें एक तरीके से किसके प्रयास किया जाएगा इस फेयर के माध्यम से, तो यह देखिए बढ़ती पैकेजिंग और माल ढुलाई लागत। जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स में जो पैकेजिंग की देखिए प्राइस बढ़ रही है और जो माल ढुलाई लागत वो कहीं ना कहीं प्राइस को इंक्रीज करती। ठीक है, तो ये उद्योगों की समस्या जैसे उद्योग इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होता है, तो प्राइस इंक्रीज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी। तो इसके जो ये समस्या इतनी बड़ी, इसका समाधान खोजने के लिए और उन मुद्दों का उत्तर खोजने का प्रयास जो है इस फेयर के माध्यम से किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 8वां संस्करण है इंडियन फार्मा फेयर, और ये जो है 8वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी नई जो है माफ करिएगा लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली देखा जाए कहीं ना कहीं कोई जो है आयोजन किया गया महोत्सव का, और ठीक है सम्मेलन का, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सम्मेलन की बात किया जाए तो इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन का ये 11वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, जयपुर देखिए राजस्थान की कैपिटल है, और इसी ने इंडियन स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी की है। वहीं देखा जाए महोत्सव जो है मनाया गया कौन सा दोस्तों, शिरूर लिली महोत्सव 2022 में मनाया गया था। ये 4था संस्करण था जिसकी मेजबानी मणिपुर में की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिली फ्लावर है। ठीक है, इसीलिए जो विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का जो आयोजन किया गया था वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, फैक्ट्स ऑफ द डे की। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता है। वहीं देखा जाए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जिन्हें न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में पहला दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। वहीं देखा जाए अमेरिकी राज्य है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स, उसमें देखा जाए पहली महिला भारतीय मूल की डिस्ट्रिक्ट जज बनी है, जिनका नाम है भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश तेजल मेहता। ये देखा जाए अभी हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कहां पे दोस्तों, कुवैत का। तो क्या अभी हम लोगों ने कतर देखा, कुवैत के भी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। वही देखा जाए ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है, किसने की है, SCL ने की है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी चीजें देखी। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, सेशन को शेयर करिए, बाकी जो मैंने क्वेश्चंस पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और हाँ, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।